10 मिनट चलो ठीक है। लिखिए चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, change in temperature, pressure and concentration change in temperature, pressure and concentration can affect equilibrium state. Done? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिशन ऑफ catalyst never affect equilibrium state, never affect equilibrium state, but it comes earlier. ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रेट टाइम ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, एक टाइम पर आकर के ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन मतलब रेट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम, यहाँ हो गया रेट। एट इक्विलिब्रियम रेट क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कांस्टेंट। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट करिए। ठीक है, अब एक और ग्राफ बनाइए। ये देखिए, ये वाला ग्राफ तो कंसंट्रेशन का था। कंसंट्रेशन बराबर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट बराबर नहीं, रेट बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका रेट और ये हो गया आपका ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। मतलब रिएक्टेंट आप प्रोडक्ट में बन चुका है, टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो प्रोडक्ट वापस से किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? रिएक्टेंट में। ठीक है, तो किसका रेट बढ़ेगा? बैकवर्ड का। और किसका घटेगा? फॉरवर्ड का। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और टाइम के, जैसे ये ए और बी, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? रिएक्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? प्रोडक्ट। क्या हो गया? कांस्टेंट। ओके,
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट नोट करिए, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन नंबर 1 concentration of reactant और product, ठीक है। एंड तो इसका मतलब अगर हम एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, राइट, सच बात है कि नहीं, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। द सेकेंड इज temperature, the third is volume of vessel या container। तो अभी ये वॉल्यूम क्या, यू नो वेरी वेल दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कंसंट्रेशन बोलो, मोलैरिटी बोलो, एक ही बात, ठीक है। तो अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, या अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा। तो वेसल के वॉल्यूम कंसंट्रेशन पर ऐड करेंगे और कंसंट्रेशन क्या चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम। तो क्या हो, क्या समझ में आया कि अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, और अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। अब आपको मैं बताता हूं एक चीज आएगी अभी, एक्टिव मास। एक्टिव मास एक्चुअली मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, ठीक है, रिएक्शन। तो यू नो वेरी वेल पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर वॉल्यूम अगर प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पे इंपैक्ट करेगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो कंसंट्रेटर चेंज होता है, और कंसंट्रेशन चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम। अभी दिखाया ना, वॉल्यूम पर कंसंट्रेशन डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम। तो अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए नोट करिए, समझ में आया। चलो इनर्ट गैस है तो क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, नहीं, तो ये क्या चेंज करेंगी एक्चुअली, अगर ये क्लोज्ड वेसल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और अगर तुम इसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, और अगर तुम इनर्ट गैस डालोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, और कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा कि नहीं होगा। आया, तो पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, हमने क्या रखा है, क्या चेंज डाला, उसमें इनर्ट गैस मिलाया, तो वॉल्यूम बढ़ गया या वॉल्यूम चेंज हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गया और इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। चलिए अब बात आती है इक्विलिब्रियम डू नॉट डिपेंड ऑन, number 1 is addition of inert gas at a constant
वॉल्यूम। अब बताओ बेटो, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो क्या इक्विलिब्रियम चेंज होगा? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, नोट करिए। क्या मतलब समझे? अगर वॉल्यूम आपका सेम है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या है? सेम है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है। नंबर 2 इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव कैटलिस्ट हो सकता है। और तीसरा इज टाइम। तीसरा इज टाइम, नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए एक्टिव मास, और एक्टिव मास को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, व्हाट इज एक्टिव मास? एक्चुअली इट इज इफेक्टिव मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक्टिव मास is equal to molar concentration into एक्टिविटी फैक्टर कहते हैं इसको, एक्टिविटी फैक्टर। मैं सिंपल सी भाषा में बोलूंगा मोलैरिटी। अब बात आती है, अगर गैस है, फॉर गैस या डाइल्यूट लिक्विड, जो आपका एक्टिविटी फैक्टर है वो 1 होता है। 1 लिखा है, हाँ मैं हटा ही दूँ 1। और फॉर सॉलिड या कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, जो आपका एक्टिविटी फैक्टर है वो इट इज less than 1। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, डाइल्यूट लिक्विड हो गया। इसका मतलब मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं वहां सॉलिड की कोई जगह है? बोलिए नहीं। या तो गैस की बात होगी या तो लिक्विड की। तो भैया एक्टिविटी फैक्टर का इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब अगर आप बात करते हैं एक्टिव मास की, तो मैं आपको सीधे सीधे बोला था मोलैरिटी की बात करिए या मोलर कंसंट्रेशन की बात करिए, एक ही बात। दिख रहा है कि नहीं? अगर आप गैस या लिक्विड के लिए बात करोगे तो एक्टिव मास इज जस्ट इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, राइट? चलो लिखिए। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम तो चैप्टर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगी, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात होगी, या वीक एसिड वीक बेस के लिए बात होगी। अरे यार, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइज होते हैं और तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। जी जीरो, मतलब तुम 3 गिनती गिनोगे रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ इक्विलिब्रियम वाली जो चैप्टर पढ़ रहे हो यार, हमेशा पूरी केमिस्ट्री हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। चाहे तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, चाहे इक्विलिब्रियम पढ़ो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो, कुछ भी, चाहे सॉल्यूशन पढ़ो, हमेशा हम किसके लिए स्टडी करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई जरूरत होती है कि वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, 100% आयनाइज होंगे, तुरंत डिसोसिएट होंगे, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। तो हम तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका मतलब तभी तो रिएक्शन में टाइम लग रहा है।
वीक रिएक्शन, वीक रिएजेंट से यूज हो रहे हो, वीक रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, तभी तो रिएक्शन में टाइम लग रहा है, इसीलिए तो तुमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदला, हर चीज वीक के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो पढ़ नहीं रहा, तो लिखो, पहली बात लिखो, लिखो फॉर गैस या डाइल्यूट लिक्विड, मतलब बहुत ही, देखो ये पूरा चैप्टर ही डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन चैप्टर में भी आप डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बात करते हैं, ठीक है। फॉर गैस या डाइल्यूट लिक्विड, तो एक्टिव मास यहाँ लिखना था एक चीज, एक्टिव मास फॉर डाइल्यूट गैस, फॉर गैस या डाइल्यूट लिक्विड, इट इज इक्वल टू मोलर concentration. चलिए, what is molar concentration? Actually it is a molarity. What is molarity? क्या बता रहे हैं? Number of moles per unit volume या volume in liter, 1 liter, ठीक है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर, तो हम इसको इनडायरेक्टली इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये तो हो गया, ठीक है। चलो, अब नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के क्या क्या तरीके हैं, अगर लिक्विड है और अगर गैस है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, अगर लिक्विड है तो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल अगर गैस है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, याद आ गया ये सब फॉर्मूला, ठीक है। और सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना होता है, 1, याद रखिए 1, या इसे हम कहते हैं यूनिटी। तो कहीं पर भी आपको कोई सॉलिड रिएक्शन में कहीं सॉलिड लिखा है, उसका मोलर कंसंट्रेशन हमेशा 1 आएगा, एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूँ आपको, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन में एक्टिव मास होता क्या है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट पेज पे लिखिए क्या, चलो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, देखो 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 1.6 gram of hydrogen gas is present in a 500 ml of vessel, then active mass of Na2 and H2 will be, अब आपको पता है एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलैरिटी होता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml, और अगर इसको लीटर में करोगे तो 0.5 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो वेट अपॉन ग्राम वेट, अच्छा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14 दूना 28, कितना 28, 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा 28, और कितने ग्राम नाइट्रोजन लिया था, 2.8, दैट इज 1/10, ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल। तो एक्टिव मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 1/10 इनटू 0.5, ये तो हो जाएगा, हाँ, दैट इज आंसर क्या आएगा, 1/10
5 क्या मोलर, मोलैरिटी है ना, यूनिट क्या रहेगी 1/5 मोलर। इसी तरीके से जब तुम हाइड्रोजन फ्यूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुम H 1.6 आंसर आना चाहिए तो नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा 1.6/2, ये तो होगा H2, और एक्टिव मास क्या आ जाएगा 1.6/2 इंटू 0.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.6/1, आंसर क्या आ जाएगा 1.6 मोलर, यही है ना। अच्छा 5 2 जा 10 होता है तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 0.2 मोलर आएगा। तो दिक्कत, तो दिक्कत आराम से आ रहा है। चल हाँ बेटा, 0.8 किसका बेटा, कैसे लिख देंगे, वही आंसर आएगा जो लिखा हो। चलो हेडिंग डालो, चलो हेडिंग डालो, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हमेशा हम किसके लिए निकालते हैं, अगर हमारा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या हो, गैस हो, और गैसेस इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक कंटेनर है, क्लोज वेसल है, इसमें ए गैस है, बी गैस है, सी है, डी है, ये सारी गैसेस हैं। तो अब ये ए गैस यहाँ पर प्रेशर लगाएगी वॉल पर, बी अपना प्रेशर लगाएगी, सी अपना प्रेशर लगाएगी, और डी अपना लगाएगी। हम बात करेंगे इनको, इनके द्वारा लगाया हुआ प्रेशर, इनके द्वारा अपना, इनके द्वारा अपना, चारों के सबके द्वारा लगाया गया प्रेशर इज टोटल प्रेशर। क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टू, पार्शियल प्रेशर 3, मतलब जितने भी हैं। एक्चुअली यही होता है टोटल प्रेशर। लिखो लिखो। अब बात आती है पार्शियल प्रेशर। क्या, पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर गैस का अपना जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर का इसको डिनोट करते हैं ऐसे, पार्शियल प्रेशर इट इज इक्वल टू उसके मोल, उसके मोल अपॉन सबके मोल इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर। मतलब जिसका जैसे पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है तो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ए की हैं वो लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चारों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ के नीचे लिखेंगे और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। सॉरी, चलो जैसे मान लो आपको पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। अगर मान लीजिए आपको पार्शियल प्रेशर आपको बी का निकालना है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन number of mole of A plus number of mole of B plus number of mole of C plus number of mole of D into total pressure। इसी तरीके से तुम सबका निकाल सकते हो। नोट कर लिया, ठीक है। तो लिख लो टोटल प्रेशर
इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस ठीक है। इसका मतलब जो मोल रेशियो होता है वही रेशियो इसका होता है पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो लिख लो, चाहे स्टार बना के पॉइंट लिखो, पार्शियल प्रेशर रेशियो इज सेम एज मोल रेशियो। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो आगे बढ़ के दिखा दूं, दिखाऊं इस बात को, देखना है। चलिए जैसे मान लो इसमें ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 4 मोल है और ये 5 मोल है। तो सबका रेशियो क्या हो जाएगा, Na:NB:NC:ND 1:3:4:5, यही तो होगा। अगर मैं पार्शियल प्रेशर रेशियो देखूं ए, तो क्या हो जाएगा 1/A, 3 1 4, 4 4 8, 8 5 13 is to 3/13, 4/13, 5/13। अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं किससे, 13 से, तो भाई ये कट जाएगा नीचे वाला, तो जो रेशियो है वही है, यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गया क्यों मैं कह रहा हूं जो मोल रेशियो और पार्शियल प्रेशर रेशियो है वो सेम होता है, राइट। चलो इस पर क्वेश्चन तो थे मेरे पास, लेकिन छोड़ दे, जाने दे, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा 2 पॉइंट लिखिए, 2 छोटे छोटे पॉइंट लिखिए। पहली बात तो ये सब कुछ सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन in any direction is directly proportional to the product of active mass of reactants। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए A plus B, this is rate of forward reaction and this is rate of backward reaction, this is C plus D। so rate of forward reaction is directly proportional to product of concentration of A and reactant, right। and rate of backward, देखो रिएक्शन अगर इधर से इधर जा रही है तो रिएक्टेंट कौन हुआ, ये। रिएक्शन अगर इधर से इधर जा रही है तो रिएक्टेंट कौन हुआ, ये। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू, ठीक है। अब अगर यही गैस होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और रेट ऑफ बैकवर्ड अगर देख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉर गैसेस, राइट। नोट कर लीजिए। हो गया।
जल्दी लिखो भाई। ना चलिए हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो पढ़ा है, ठीक है, यही पढ़ाया था। चलिए अच्छा ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है कि एक्टिव मास? सेम बात, सेम बात ना। एक्टिव मास बोलिए ऑफ ए या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक ही बात। या इसी को आप और क्या कर सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी से क्या बनाया, सी प्लस डी, ठीक है। तो व्हाट इज ए? इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए rate of forward reaction मतलब आर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, देखना 3A प्लस 2B, तो इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ क्या हो जाएगा। तो लिखो A की पावर 3 इंटू B की पावर 2। एक बात याद रखिए, ये जो मोल्स है इट ऑलवेज कम्स इन पावर। नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट था। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, स्टीकियोमेट्रिक, स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट always comes in power of concentration of reactant, comes in power of concentration of reactant। नोट कर लीजिए, यहाँ क्या लिखा है, स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट always comes in power of concentration of reactant। हो गया, चले। चलिए एक बात समझिए, अब देखिए एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो गई मुझसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट निकला ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। अब इक्वल मैं लिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहले आप लोग बनाइए। अब आप लिखिए, अब हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ये हो गया KF। क्या लगेगा, KF A की पावर 3 B की पावर 2। अब नोट करिए, ठीक है, तो नोट करिए KF क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन।
ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, कोई बैकवर्ड, जैसे चलो हम ये वाले यही वाली रिएक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाली यहाँ पर सी डी है ना। तो अगर मुझे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी, सी और डी, यही तो हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, किसी भी रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन लाइक ए प्लस बी सी प्लस डी, तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए बी और आर बी इज इक्वल टू के सी के बी सी और डी, यही तो होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो इक्विलिब्रियम, ये तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड, और यहाँ पर जो कांस्टेंट लग रहा है वो के एफ लग रहा है और यहाँ पर के बी लग रहा है। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिएक्शन रिवर्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहलाएगा, लिखो देखो, this is Kc, that is called as equilibrium constant is equal to Rf upon Rb। अच्छा, Rf की जगह हम क्या Kf upon Kb लिख सकते हैं, Kf upon Kb, और क्या लिखेंगे इसके साथ साथ, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ B, यही जो होता है। Rf ये है, Rb ये है, तो वही तो लिखा हूं, नोट करिए। चलिए, एक बात समझ में आ गई कि एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc। लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। अच्छा, कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम लीटर, दैट इज मोल किसमें यूनिट, मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, और वॉल्यूम की लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए लिखिए, एक होता है Kc, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट जो है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए हम क्या लेते हैं, Kc, और गैसेस के लिए क्या लेते हैं, Kp, क्योंकि वहां पर हम क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर, क्या निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो Kc कब लिखते हैं, व्हेन concentration is taken, और कब यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और Kp कब लेंगे, व्हेन पार्शियल प्रेशर इज टेकन, और यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर, यूनिट होगी एटमॉस्फेयर, नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलो चलो एक छोटी सी चीज को वो करते हैं। यहाँ पे लिखिए, अब इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये मतलब आप कह सकते हैं concentration of product upon concentration of reactant. So equilibrium constant is ratio of concentration of product and reactant. नोट करिए, पहले नोट करिए फिर मैं दिखा रहा हूँ, सही कर लीजिए इसको। हो गया, अब मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए RF इक्वल टू RB, मतलब RF अपॉन RB इक्वल टू KC इक्वल टू KF अपॉन KB। अच्छा, RF क्या होगा, इंटू A इंटू B अपॉन C और D, यही होगा। अब ये देखिए, सिर्फ इतनी बात को दिखा रहा हूँ, दैट इज KF अपॉन KB, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं KF इज A और B इज इक्वल टू KB C और D, ये लिख सकते हैं। अगर मैं KF अपॉन KB लिखना चाहूँ, अगर मैं KF, अब इधर देखो इधर, इज इक्वल टू KB C और D अपॉन A और B, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, KF अपॉन KB इज इक्वल टू C, ये अभी ये वाला KB हम यहाँ जा रहे हैं इस जगह पर, तो KF C इंटू D अपॉन A इंटू, हो गया। जरूरत लगे तो कर लीजिए, अदरवाइज वो सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, मैं ये भी बताना चाहूंगा क्यों मैंने ये चीज यहाँ पे नोट किया। देखो, KF एक कांस्टेंट है और KB भी एक कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस समझ नहीं क्यों मैं ये बात यहाँ पर लिखा KC, क्योंकि जब आप KF और KB को जब डिवाइड करोगे, दो कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट डिवाइड बनेगा, राइट। इसीलिए इसको मैंने इक्विलिब्रियम, तो चाहो तो लिख लो, ये खाली ये लिख लो, ये ठीक है, डन। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए ऐसे लिखा है, मान लीजिए N1A प्लस N2B, यहाँ लिखा है M1C प्लस M2D, ठीक है। तो आपका जो KC हो जाएगा वो होगा C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 इंटू B की पावर N2, यही होगा। अगर आप इसको KP के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर M1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2,
ये हो गया केपी के फॉर्म में और ये हो गया केसी के फॉर्म में। पार्शियल प्रेशर बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। अगर क्या मैं आपको एक बार ये बोलूं कि पार्शियल प्रेशर को हम इंडिकेट कर दें स्मॉल पी से, कोई दिक्कत? आगे से हम लोग यही लिखेंगे। अरे कितनी बार लिखोगे, देखो दो दो चीज लिखनी पड़ रही है। क्या मैं कुछ क्वेश्चन दूं, सॉल्व करेंगे आप लोग? ठीक है, चलो आप कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो एक और लिखिए, जैसे मान लो a प्लस बी है और c प्लस डी लिखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे यार क्या लिखा है, केसी लिखना था मुझे, ठीक है। अब इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सारे तरीके हैं इनको डिनोट करने के, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है बुक्स में लिख के आता है। क्या पी है? वो मोल फ्रैक्शन एक्सी एक्स डी। अरे बेटा अपॉन तो बनाओ। अरे मेरे भाई ये अपॉन है, मतलब इनका डिवीजन है, ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी, यहाँ अलग अलग लिख दी है। अरे सर बना तो है। कहावत है, बच्चे सब थोड़े बड़े हो गए, नहीं तो अभी सुनाता मैं। सुना है वाला मेरे अरे अच्छा तो नहीं सुने तो बता। अब तो लग गया। उसमें कहता है, चलो इंग्लिश में सिखा देते हैं, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। हाँ, हिंदू समझ में आ गया, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक एग्जाम्पल करेंगे मोटिवेशन के लिए। N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia, ठीक है। देखिए अगर मुझे इसका Kc लिखना हो तो मैं लिखूंगा, ये प्रोडक्ट है अमोनिया टू पावर 2 अपॉन Na2 और क्या लिखूंगा H2 की पावर 3, मतलब इनका कंसंट्रेशन निकालूंगा बाद में। अगर मुझे इसका Kp लिखना हो, क्योंकि ये सब गैस है, क्या है गैस, तो मैं Kp लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Na2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो CaCO3, ये है बिटवा सॉलिड, क्या है सॉलिड, और ये बना CaO और CO2, ये है सॉलिड और ये है बिटवा गैस। चलो इसका Kc निकालो और इसका Kp निकालो, आंसर बताओ। Kp
तो क्या सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है 1, इसका भी 1 हो जाएगा और जो भी होगा वो किसका होगा, इसका होगा। इसका मतलब Kc इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 1 इंटू ये 1 हो जाएगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, राइट। अगर मुझे Kp निकालना सॉलिड का क्या हो जाएगा 1, अच्छा अपॉन 1 ही करोगे ना, इसको लिखोगे तो 1 ही आएगा। तो इसको लिखने से अच्छा है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ना लिख दिया जाए, लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से सिर्फ किसको डिनोट करते हैं, गैस या लिक्विड, ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बस Kp आ गया। अब इंटू 1 अपॉन 1 करो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आया? चलो इस पॉइंट को लिखवा दो, हाँ, वरना आप लोग नाराज हो जाएंगे हमसे। हाँ चलो एक पॉइंट लिखें, इन इक्विलिब्रियम only those reactant and product taken which are present in their most diffused state। अब कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस में होगी तो मोस्ट डिफ्यूज स्टेट क्या होता है, गैस, सॉलिड नहीं, लिक्विड नहीं। या अगर कोई स्पीसीज सॉलिड और लिक्विड में है तो सॉलिड तो नहीं, लिक्विड में आप कर सकते हैं। कोई स्पीसीज अगर हर फेज में सॉलिड है तो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉलिड और गैस में हम ये नहीं, ये ठीक है। अगर कोई स्पीसीज 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, किसमें 3 फॉर्म है, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूज फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे। अगर वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें जाकर देखेंगे, सॉलिड है तो नहीं करेंगे, लिक्विड है तो कंसीडर करेंगे। अगर सॉलिड है तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, और अगर सॉलिड और गैस है तो कौन सा फॉर्म कंसीडर करेंगे, गैसियस फॉर्म, ठीक है। चलिए मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो लिक्विड या गैसियस, कहाँ ये सब चक्कर में पड़ोगे तुम लोग पास इतना टाइम है, ये तो मैं पेज भर रहा हूं। अच्छा Kp कब लग सकता है, Kp का एक जो है इक्विलिब्रियम जब गैसेस हो। अगर किसी रिएक्शन में एक भी गैस नहीं है, क्या है, अब जैसे इस वाले रिएक्शन में तो एक गैस थी तभी तो Kp निकाले, अगर नहीं होती तो निकालते क्या, सिर्फ Kc निकालेंगे। और अगर जैसे इसका मतलब अगर सिर्फ लिक्विड हो तो Kp होता ही नहीं है, अगर कम से कम एक गैस होना चाहिए फॉर Kp, ठीक है। तो लिखिए, यही लिखवा दो, क्या लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ नो गैस इज प्रेजेंट, नो नहीं, हाँ, इफ नो गैस इज प्रेजेंट then in the reaction then Kp has no significance, Kp has no significance, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, NH4 का होल ट्वाइस S और बनाओ 2 moles of ammonia plus H2S, Kc और Kp बताइए, Kc क्या हो जाएगा, Kc ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे गैस और लिक्विड है तो इसका मतलब हो जाएगा NH3 की पावर 2 और इनटू H2S के कंसंट्रेशन 6 बचेगा तो बता दीजिएगा। और अगर मुझे Kp निकालना हो, जाना हो तो जा सकते हैं भाई, मजा ना आ रहा हो तो जाएं, कोई दिक्कत, Kp में सिर्फ गैस होता है और Kc में गैस को ले सकते हो, लिक्विड को ले सकते हो। अरे यार ये तो दोनों गैस है ना, अरे अभी तो पाप हो जाता। ये देखो ऐसे ही एग्जाम में गलती होती है, अब लिख सकते हैं।
एक क्वेश्चन दूं, करोगे? चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, करना ही नहीं, कुछ डब्बा बनाना है, सब रखना है और कुछ करना ही नहीं है अभी तक। जैसे एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड और इसका ट्रीटमेंट आपने किया, ये लिक्विड है, और इसका ट्रीटमेंट आपने एथाइल अल्कोहल से किया। आपको पता है ईस्टर बनेगा, क्या बनेगा? ईस्टर CH3CO OC2H5, ये लिक्विड और पानी में भी लिक्विड है, बता चलो। केसी और केपी, क्या बात है, कौन बच्चा बताया? सोनाली, क्या बात है, बहुत तेज। सोनाली एग्जाम में आएगा कर लोगी, नाक तो नहीं कटवाओगी? सही पढ़ा रहे हैं? मजा आ रही है? टॉपिक आसान है ना अभी तक? टॉपिक आसान है अगर आप पढ़ते जाएंगे सही से तो। 6 बजे तक नहीं, अगर ना मन करे तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मन कर रहा है। मन कर रहा है? अभी आप लोग 6 से 7 पढ़ेंगे फिजिक्स, मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर अपन 7 से 8 फिर यही पढ़ेंगे, ठीक? हाँ, इक्विलिब्रियम ही पढ़ लेते हैं, क्या फायदा नया टॉपिक स्टार्ट करने का, राइट? हाँ चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। जाइए, देखिए 20 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ दिया हूँ, जाइए बाय। नहीं बेटा, केवल जेई वालों पेपर में आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री मॉर्निंग में पढ़िए। चलिए बाय। फेमस होना चाहता है लड़का, रिकॉर्डिंग में आ गया।